इसमें मोदी सरकार के बहुत सारे केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों को हार का मुंह देखना पड़ा है। बीजेपी पार्टी के नेताओं को अपनी ये हार काफ़ी दर्द दे रही है, लेकिन उन्हें ये भी एहसास होना चाहिए कि 5 साल उन्हें मौका मिला था काम करने का, उसके बाद में जनता ने उन्हें क्यों नकार दिया। मोदी सरकार के 19 बड़े मंत्री रहे हैं जिन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। ये कौन कौन हैं, इन्हें हार का सामना करना क्यों पड़ा है, इसके पीछे कारण क्या रहे हैं, उन सभी बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ ही हम चर्चा करेंगे अयोध्या पर भी, जहां बीजेपी की हार हुई है। और ये चर्चा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यही तो वह मुद्दा है जिसने बीजेपी के लिए पूरे देश में साम्राज्य खड़ा करने में मदद की है। तो आपसे गुजारिश है, बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पर, इस वीडियो में अंत तक। साथियों नमस्कार, मैं रतनपाल भारती और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ लाइव। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने सभी जानकार लोगों तक शेयर जरूर करें। साथियों, इस चुनाव में मोदी की कैबिनेट के 19 दिग्गज मंत्री हार का सामना करने के लिए मजबूर हुए हैं। और ये मंत्री कौन कौन हैं, इन सभी के नामों की लिस्ट हमारे पास मौजूद है। तो इस लिस्ट में जो नाम दिए गए हैं वो मोदी सरकार के बड़े बड़े कैबिनेट मंत्रियों के पदों पर आसीन रहे हैं जिन्हें हार का सामना करना पड़ा है। तो चलिए चर्चा करते हैं उन नामों की जिन्होंने इस चुनाव में हार का मुंह देखा है। इस लिस्ट में जो नाम हैं वो इस प्रकार हैं। हारने वालों में सबसे पहला नाम महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी का है, जो अमेठी से चुनाव लड़ रही थी और वे अपनी सीट हार गई। इसके साथ अर्जुन मुंडा, जो खूंटी से सांसद थे, कृषि मंत्री मोदी की सरकार में रहे और वे अपनी सीट नहीं बचा पाए। चंदौली से सांसद रहे महेंद्र नाथ पांडे, जो भारी उद्योग मंत्री थे, उन्हें भी हार का मुंह देखना पड़ा है। इसके साथ साथ ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह, जो आरा से सांसद रहे, उन्हें भी अपने क्षेत्र में हार मिली है। इसके साथ राव साहब दानवे जालौन से मंत्री थे, उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा है। साध्वी निरंजन ज्योति, जो फतेहपुर से सांसद थी, उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा है। भारती प्रवीण पवार डिंडोरी से सांसद थी, उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा है। सी मुरलीधरन आटिंगल से सांसद थे, वे भी चुनाव हार चुके हैं। और नित्यानंद राय उजियारपुर से सांसद थे, उन्हें भी अपनी सीट गंवानी पड़ी है। अजय मिश्रा टेनी, जो लखीमपुर से सांसद का चुनाव लड़ रहे थे, वो भी चुनाव हार गए हैं। निशित प्रमाणिक कूच बिहार से चुनाव लड़ रहे थे, वो भी चुनाव हार गए हैं। तो बाड़मेर से कैलाश चौधरी अपनी सीट हार चुके हैं। तो वहीं नीलगिरी से सांसद एल मुरुगन ने भी अपनी सीट गंवा दी है। बात करें मुजफ्फरनगर की, तो यहाँ से संजीव बालियान मैदान में थे, वो भी अपनी सीट हार चुके हैं। तो बांकुरा से सुभाष सरकार अपनी सीट हार गए। बीदर से भगवंत खुबा सीट हार गए। भानु प्रताप सिंह वर्मा जालौन से अपनी सीट गंवा बैठे। तो भिवंडी से कपिल पाटिल अपनी सीट हार गए और कौशल किशोर मोहनलालगंज से अपनी सीट नहीं बचा पाए। त्रिवेंद्रम से राजीव चंद्रशेखर ने भी अपनी सीट गंवा दी। तो साथियों, ये वो नाम थे जिन्हें आप जानते हैं, जैसे स्मृति ईरानी, अजय मिश्रा टेनी, अर्जुन मुंडा, कैलाश चौधरी, संजीव बालियान, कौशल किशोर और साध्वी निरंजन ज्योति। ये सभी मोदी सरकार के कैबिनेट में बड़े बड़े नाम रहे हैं जिन्होंने अपने आगे किसी को कुछ समझा ही नहीं। पिछले 5 साल के दौरान इनके क्रियाकलाप लोगों के सामने आते रहे हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री होने के नाते स्मृति ईरानी का जो फर्ज था महिलाओं के प्रति, इस देश की बेटियों के प्रति, वह इन्होंने कभी निभाया ही नहीं। पूरे भारतवर्ष के साथ साथ पूरी दुनिया ने देखा और मणिपुर में किस तरह 2 महिलाओं को पूरे गांव के सामने नग्न परेड कराया गया। इसके साथ ही महिला पहलवानों के द्वारा यौन शोषण का जो आरोप इनके साथी पर लगा, उस मामले में कितने दिन ये पहलवान बेटियां धरने पर बैठी रहीं, उस दौरान इन्होंने एक शब्द भी इस मामले में नहीं बोला। तो मणिपुर पर तो इन्होंने 1 साल से ज़्यादा बीत जाने पर भी कुछ कहा ही नहीं। लेकिन इनकी अपनी बेटी, जो रेस्टोरेंट में बीफ बनाकर लोगों को परोसती है, उसकी जब पोल खुली तो संसद भवन के अंदर लोगों पर बेफर पड़ती हैं। ये उनके हिसाब से ये बाल विकास मंत्री हैं और उनके अधीन सिर्फ उनकी अपनी ही बेटी आती है जिसका इन्हें विकास करना है और जिसका इन्हें ख्याल रखना है।
ये लोगों से सीधे मुंह बात नहीं करती। जब किसी ने इनसे इनके संसदीय क्षेत्र में सवाल किया तो उन लोगों से भी ये उल जुलूल बातें करती नजर आई। तो महिलाओं के विकास के बारे में ये कब सोचती हैं? उनकी कौन सी खूबी है जिसके कारण इन्हें बाल विकास मंत्री और महिला आयोग दिया गया? यह सब लोगों को हजम नहीं हुआ। यही कारण है कि लोगों ने इन्हें नापसंद किया। अगला नंबर अजय मिश्रा टैनी का है, जिनके बेटे पर किसानों को अपनी गाड़ी से कुचलकर मारने का आरोप लगा। इतने संगीन आरोप होने के बावजूद भी इनसे इनका मंत्री पद नहीं लिया गया, लेकिन जनता ने वोट की चोट से जबरदस्ती इनका पद खाली करा लिया। बाकी जो नाम हैं वह अपने अपने क्षेत्रों में काम की बदौलत कितने सफल रहे, लोगों ने इन्हें दिखा दिया। हालांकि ये केंद्रीय मंत्री रहे हैं, लेकिन कौन कौन सा विभाग इन लोगों के पास था, इस बात के बारे में भी लोगों को अधिक जानकारी नहीं है। क्योंकि इस सरकार में जहां भी कहीं किसी विभाग के द्वारा कोई काम होता, किसी का भी उद्घाटन वगैरह उस विभाग के द्वारा किया जाना होता, तो उस समय ये मंत्री पीछे कर दिए जाते और मोदी जी क्रेडिट लेने के लिए सबसे पहले नज़र आते थे। और शायद इन लोगों की हार का सबसे बड़ा कारण भी यही रहा होगा कि जब ये लोग काम करते हुए लोगों के सामने पहुँचे ही नहीं, तो उनके द्वारा किए गए कामों का क्रेडिट उन्हें कैसे दिया जा सकता था। इसके साथ साथ अयोध्या से बहुत सारी खबरें निकल कर आ रही हैं। अयोध्या में भाजपा अपनी हार पचा नहीं पा रही है। बीजेपी के साथ साथ उन तमाम पंडे पाखंडियों को भी अयोध्या में बीजेपी की हार हजम नहीं हो रही है, जो सिर्फ इस देश को हिंदू धर्म के नाम पर बर्बाद कर देना चाहते हैं। धर्म के नाम पर लोगों को गालियां दी जा रही हैं, उन्हें उनके संवैधानिक हक का प्रयोग करने पर उनके साथ बदसलूकी और बदजुबानी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इस मंदिर की आड़ में हजारों घरों, हजारों दुकानों को तोड़कर लाखों लोगों के जीवन में अंधकार कर देना कहाँ का न्याय है? ये पाखंडी उस समय कुछ नहीं बोलते जब इसी राम मंदिर के नाम पर इकट्ठा किए गए चंदे को ही इन्हीं की जमात के लोग डकार गए। गरीबों से औने पौने दाम पर जमीनें हड़प ली गई और करोड़ों रुपए में बेची गई। इस तरह व्यापार करने वाले लोगों के खिलाफ इन लोगों ने एक शब्द भी नहीं निकाला और आज हिंदू धर्म के नाम पर लोगों को गद्दार और देशद्रोही कह रहे हैं। और वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्होंने उस पार्टी के एजेंडे में शामिल होना स्वीकार नहीं किया जिस पार्टी ने अपनी छवि बनाने के लिए उनके घरों, उनकी दुकानों और उनकी ज़मीनों पर बुलडोजर चला दिया। जो लोग अयोध्या के लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने हिंदू धर्म के साथ गद्दारी की है, तो क्या वे यह बता सकते हैं कि हिंदू धर्म के कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है कि एक पार्टी विशेष के प्रचार के लिए, उनकी अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए लोगों के घरों को उजाड़ दिया जाए और फिर अगर लोग उस पार्टी की जय जयकार ना करें तो उन्हें देशद्रोही और गद्दार कहा जाए? ऐसे बहुत सारे वीडियो सामने आ रहे हैं जिनमें लोग अपनी व्यथा सुना रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई भी नहीं है था। यह तमाम वीडियो इस विशेष पार्टी की सरकार के दौरान के हैं और इल्ज़ाम भी इस विशेष पार्टी पर भी लगाया जा रहा है जिस पार्टी को वोट ना देने के कारण पाखंडी इसे धर्म का विरोध बता रहे हैं। सोशल मीडिया की अगर बात करें तो सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस मामले पर अयोध्या वासियों के पक्ष में खड़े हैं और वे कह रहे हैं कि अयोध्या के लोगों ने धर्म का अपमान नहीं किया, बल्कि उन लोगों को अयोध्या में हार का मुंह दिखाया है जो अपने घमंड के आगे गरीबों और असहाय लोगों के घरों को उजाड़ रहे थे। आरती लिखती हैं, अयोध्या का रामपथ बनाने में 2200 दुकानें, 800 घर, 30 मंदिर, 9 मस्जिदें और 6 मजारें तोड़े गए। अगर ऐसा हुआ है तो 30 मंदिर तोड़े जाने पर हिंदुओं का विरोधी किसे कहा जाए? उन लोगों को जिन्होंने मंदिरों को तोड़ा है या उन लोगों को जिन्होंने उन लोगों के खिलाफ अपना मत दिया है जिन्होंने इन मंदिरों को तोड़ा है? लोग कहते हैं कि कोई घर बसाने में पुण्य मिलता है, लेकिन यहाँ तो 800 से ज़्यादा घर तोड़ दिए गए। तो किसी का घर तोड़ने का पाप और उस पाप का सहभागी कौन बनेगा? अगर मंदिर किसी की आस्था का विषय हो सकता है तो मस्जिद और मजारें भी किसी धर्म की आस्था का स्थान है, और अगर ये तोड़े गए हैं तो ये पाप किसको लगेगा? बेबाक अंदाज हैंडल से लिखा गया। कुछ भड़वे यही कहेंगे कि अतिक्रमण हटाया गया है क्योंकि उन्हें उससे कोई लेना देना नहीं कि गरीब का सहारा कौन बनेगा, और मोदी जी को जिताने के लिए इसलिए मर रहे थे ताकि गरीबों को और दबाया जाए। जहां वोट लेना था उनको घर दिया, जहां जानते थे कि धर्म के नाम पर बेवकूफ़ बनाए जाएंगे उनके घर ले लिए गए।
भारतीय राष्ट्रीय ट्विटर हैंडल से लिखा गया। उस वक्त बुलडोजर चलने के समय एक चश्मदीद ने बताया, अधिकारी के सहायक के द्वारा लोगों को कहा गया कि 3 दिन का टाइम है, हट्टा बट्टा लेकर सामान लेकर भाग जाओ, मिलेगा कुछ नहीं, खाली नहीं किया तो मकान दुकान के साथ सामान भी तोड़ फोड़ दिया जाएगा, मार खाओगे और जेल जाओगे। अगर सच में ऐसा हुआ है तो ऐसे लोगों के खिलाफ मतदान करना देशद्रोह या धर्मद्रोह कैसे हो गया। धर्मेंद्र त्रिपाठी लिखते हैं, अयोध्या में राम के नाम पर IAS IPS से लेकर चपड़ासी क्लर्क तक सब ने प्रशासन का भय दिखाकर कोड़ियों के भाव जमीन खरीदी। तब किसी को याद नहीं आया यह सब खेल हो रहा था, तब कहाँ चले गए थे जिम्मेदार। अब जब अपने पर पड़ी तो अयोध्या वालों को उल्टा बोल रहे हैं। बरकतिया नाम के ट्विटर हैंडल से लिखा गया, किसी के लिए मुंह उठाकर अब सब कहना और किसी पर भी आरोप लगाना बहुत ही आसान है, लेकिन उसके पीछे की वजह भी तो जानना चाहिए। बशीर बद्र का शेर है, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां उजाड़ने में। इतना सब कुछ हुआ अयोध्या में, लेकिन इस देश की सरकार और भ्रष्ट मीडिया ने देश के लोगों तक इसी देश के लोगों की आवाज़ नहीं पहुंचने दी। अब वही बिका हुआ मीडिया देश भर में ऐसे लोगों की आवाज़ पहुंचा रहा है जो उन्हें गालियां दे रहे हैं, जो अपने हक के लिए उन लोगों के झांसे में नहीं आए जिन्होंने उन्हें बर्बाद किया। देशवासियों को अयोध्या के जीवित लोगों के दर्द से भी रूबरू होना चाहिए, क्योंकि ये लोग पराये थोड़े ही हैं। हमारी इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में किसी मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। Thank you.